छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे आज की क्लास के अंदर, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी आईकेप की ग्रेड क्या है, और हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आज का जो चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले तो मैं अपना दे दूँ। मेरा नाम हाफिज़ सलमान असलम है। जो मेरी आर्टिकलशिप है वो डिलॉयट से है। फिर इसके बाद मैंने इंडस्ट्री मूव हो गया। इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह करंटली मैं एज अ हेड ऑफ़ फाइनेंस करंटली मैं काम कर रहा हूँ इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा, ये तो था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ आईकेप की ग्रेड से रिलेटेड। अच्छा, अगर हम ऑडिट की आईकेप की ग्रेड देखें तो आईकेप की ग्रेड के अंदर हमारे पास 4 ग्रेड्स आ रही हैं। पहली ग्रेड है हमारी ऑडिट फ्रेमवर्क रेगुलेशन एंड एथिक्स, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 13। मतलब अगर मैं 3 ये चैप्टर्स अच्छे से कर लूँ और ये 3 चैप्टर्स अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट उसका समझ लूँ, उसको अच्छे से देख लूँ, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मेरे 15 से 25 मार्क्स आराम से कवर हो रहे होंगे। चैप्टर जो ग्रेड बी है, ग्रेड बी जो 15 से 20 मार्क्स की है, उसके अंदर सिर्फ चैप्टर 3 है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, सिर्फ एक चैप्टर है, और एक चैप्टर से आप 15 से 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं ग्रेड सी के अंदर। ग्रेड सी के अंदर बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो तकरीबन कोई 4 से 12 तकरीबन कोई आपके हो गई है। 9 चैप्टर्स इसके अंदर हैं जो कि 45 से 55 मार्क्स की ग्रेड है। ठीक है, अच्छा, ये ग्रेड के अंदर क्वांटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्क्स के लिहाज से अगर हम देखें तो 45 से 55 मार्क्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड है, लेकिन इसमें क्वांटम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी हमें, लेकिन हम इवेंचुअली जब चीज़ें कवर करेंगे तो चीज़ें हमारे इधर भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ग्रेड डी जो है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, चैप्टर 14 एंड 15 से 2 चैप्टर्स हैं जिससे मैं 10 से 15 मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर देखें सबसे पहले टारगेट हमें क्या रखना है कि यार जो स्मॉल क्वांटम जिसके अंदर है, जिसके अंदर कम चैप्टर्स हैं, उसको मुझे ज़्यादा पहले टारगेट करना है कि यार वो मैं ग्रेड पूरी करके उसको लॉक कर दूँ ताकि मेरे मार्क्स सिक्योर हो जाए। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अच्छा, अब हम आगे आते हैं कि यार ग्रेड 1 को सबसे पहले तो हम कवर कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ इधर समझने की, देखें ऑडिट जो सब्जेक्ट है, ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर आपकी सीक्वेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं दूसरे किसी सब्जेक्ट की बात करूं कि यार लेट से आप कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या डिफरेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग में कुछ ऐसे एरियाज है जैसे डेफर्ड टैक्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा IAS 16 पढ़े तो IAS 16 कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, जिसने अगर डेफर्ड टैक्स पढ़ा है तो वो उसको PP नहीं भी आता तो वो समझ जाएगा डेफर्ड टैक्स, और जिसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा उसको डेफर्ड टैक्स नहीं भी आता तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ईजिली समझ सकता है। लेकिन ऑडिट के अंदर ऑडिट पूरा सिक्वेंशियल है। ठीक है ना, ऑडिट के 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, और इसके बाद आपका प्रोसीजर, जिसके अंदर आप प्रोसीजर्स करते हैं, परफॉर्मिंग स्टेज होता है, देन रिपोर्टिंग स्टेज होता है। तो अगर आपने प्लानिंग स्टेज अच्छे से नहीं करा, अगर आपने प्लानिंग स्टेज नहीं करा तो आपको परफॉर्मिंग स्टेज नहीं आएगा, अगर आपने परफॉर्मिंग स्टेज नहीं करा तो आपको रिपोर्टिंग स्टेज नहीं आएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आपकी सिक्वेंसिंग सही से फॉलो हो रही हो। क्लासेस आप लोगों ने मिस नहीं करनी, आप लोगों ने टाइमली चीज़ों को फॉलो करना है और चीज़ों को मिस नहीं करना। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कुछ आईकेप की ग्रेड से रिलेटेड कि यार क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेड क्या है, कौन से चैप्टर से हमें ज़्यादा फोकस करना है, किधर कौन सी ग्रेड की क्या वेटेज है, ये तो बातें हमें समझ में आ गई। अब हम छोटी सी बात स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें। चैप्टर 1 जिसके अंदर हम समझेंगे कि ऑडिट है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है ऑडिट का, नीड क्यों पड़ती है ऑडिट की। ठीक है, ऑडिट के साथ जो एश्योरेंस का वर्ड है वो क्या है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समझेंगे क्योंकि ऑडिट जो है आप लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और ये कोर सब्जेक्ट है पूरे CA का। ये बात देखें, अगर मैं जितनी भी फील्ड्स की बात करूं, अगर अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग आप MBA के अंदर भी पढ़ लेते हैं। MBA जो फाइनेंस होता है उसमें भी आप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप BBA करते हैं, वहाँ भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं। ठीक है, मेन चीज़ CA को डिफ्रेंशिएट क्या करती है,
डिफरेंशिएट जो करती है सीए को ऑडिट करती है। सीए के पास किस चीज़ की पावर है? साइनिंग अथॉरिटी है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम ऑल अदर फील्ड्स। इतनी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। कोर्स करके भी मैं अकाउंटिंग को सीख सकता हूँ, कोर्सेज करके भी, एसीसीए करके भी मैं ऑडिट सीख सकता हूँ, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है कि साइनिंग पावर, ठीक है। तो ऑडिट जो है ओवरऑल सीए फील्ड का एक कोर सब्जेक्ट है। और जितने भी लोग जब कैफ करते हैं तो कैफ के बाद सबकी चाहत यही होती है कि यार मैं एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाऊं, क्योंकि उसमें एक्सपोजर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा होता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ का ऑडिट करते हैं, तो उसमें एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, लर्निंग सीखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऑडिट एक ओवरऑल कोर सब्जेक्ट है। सर थोड़ा सा ये बताएं हमें कि डिफ़िकल्टी लेवल इसका क्या है? सर इजी है, मुश्किल है, रूट लर्निंग करनी है, रट्टे मारना है, या फिर कॉन्सेप्चुअली समझना है चीज़ों को, क्या करना है, क्या सर किस तरीके से इसको पढ़ना है? देखिए पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा कि ऑडिट अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, कहीं कहीं जगह कुछ ऐसी होंगी जहाँ मैं खुद कह रहा हूँ यार ये चीज़ आप लोग याद कर लो, ठीक है ना। समझना हमें तब भी है, दोनों चीज़ें करनी है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि यार कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है, ठीक है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने, आपको चीज़ों को याद नहीं करना, तो वहाँ भी आप लोग फंस जाओगे। क्योंकि आईकेप हर तरीके से आप लोगों को टेस्ट करता है। आईकेप सिर्फ कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं करता, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा, आपने याद करा हुआ होगा, आप लोग एज इट इज लिख लोगे, ठीक है। समटाइम्स वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं, सिर्फ अगर मैं कहूँगा कि रट्टा मार लो तो रट्टे से भी काम नहीं चलेगा। ऑडिट का इटसेल्फ सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। उसको हमें समझना है वन बाय वन करके, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि चैप्टर 1 में समझेंगे कि यार ऑडिट है क्या। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ऑडिट का सब्जेक्ट जो ऑडिट है, ऑडिट इटसेल्फ, ऑडिट के मीनिंग क्या है, ऑडिट की मीनिंग क्या होगी इटसेल्फ, ठीक है। ऑडिट की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ऑडिट का मतलब क्या है भाई? चेक करना, ठीक है ना, किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करना। ऑडिट का मतलब यही होता है ना कि ऑडिट किसी चीज़ की एग्जामिनेशन कर रहे हो, किसी चीज़ को चेक कर रहे हो आप लोग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडिट किस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं हम इधर, ठीक है। ऑडिट हम किस चीज़ का करते हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं, रिकॉर्ड्स का करते हैं, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? ऑडिट किस चीज़ का होगा? सर ऑडिट जो होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं एग्जामिनेशन करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करूंगा सर। लेकिन एक बात याद रखने की कि ऑडिट अगर मैं चेक कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो उसको कैसे चेक करूंगा, कैसे कहूँगा कि यार ये सही है गलत है, किस बेस पे मैं उसको कहूँगा कि यार ये सही है गलत है क्या है? तो कोई ना कोई मुझे क्या चाहिए होगा सर, कोई ना कोई मुझे स्टैंडर्ड चाहिए होगा जिसकी बेस पे मैं क्या करूँगा सर, जिसकी बेस पे मैं उसको चेक कर रहा हूँगा। सर क्या मतलब, बात समझनी है। मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली अभी मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में गया था, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में जब मैं गया तो मैं वहाँ एक बीच में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा, ठीक है, उसका नाम था कोई जाल चकिया थी मशहूर दाल, ठीक है। तो वो जो उसके जो नाम में टैगलाइन थी वो दाल थी, और उस नाम से हमें लग रहा था कि यार उसकी जो स्पेशलिटी है वो दाल है, ठीक है ना। तो हमने भी दाल ऑर्डर कर ली कि भाई दाल ले आओ। जब हमने दाल खाई तो वो इंतहाई कोई बहुत ज़्यादा मक्खन में बनी हुई दाल थी, और जब खाई तो दाल का इटसेल्फ कोई टेस्ट नहीं था, सिर्फ मक्खन का टेस्ट आ रहा था, ठीक है। तो उससे पता ये चला कि यार अच्छा, वहाँ के जितने भी लोकल्स जो थे, जितने भी जो वहाँ के लोग थे, वो बड़े शौक से खा रहे थे, उनको मज़ा भी आ रहा था, और वो कह रहे थे कि यार बेस्ट दाल है इस रेस्टोरेंट की, ठीक है। अच्छा, अब मेरी कंपैरिजन किधर से हो रही थी? मैं जो दाल को असेस कर रहा था, जज कर रहा था, वो किस बेस पे कर रहा था? क्योंकि मैंने कराची की दाल खाई हुई थी, मैं कराची के स्टैंडर्ड की दाल से उसका कंपैरिजन कर रहा था। ये बात समझ में आ रही है? मैं उसका कंपैरिजन किससे कर रहा था? मैं उसका कंपैरिजन कर रहा था कराची की दाल से, ठीक है। तो जब मैंने कराची की दाल से उसका कंपैरिजन करा, उसको उसके मुताबिक उस मेयार के मुताबिक जब चेक करा, असेस करा, उसका ऑडिट करा, तो मैंने बोला कि यार मज़ेदार दाल नहीं है, उस स्टैंडर्ड की नहीं है, ठीक है ना।
अच्छा, अब जो दूसरे लोग थे वहाँ के लोकल एरिया थे, उनका स्टैंडर्ड ही डिफरेंट था, ठीक है ना, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट था, वो जिससे चेक कर रहे थे उनका क्राइटेरिया डिफरेंट था, क्योंकि उन्होंने खाई वहाँ की दाल थी, वो वहाँ के रेस्टोरेंट से कंपेयर कर रहे थे और वहाँ के रेस्टोरेंट से देख रहे थे कि यार ये वाली दाल सबसे बेस्ट दाल है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि यार आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे चेक कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, सर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या सर इसका मतलब ये कि अगर एक स्टैंडर्ड से मैं चेक करूँगा तो हो सकता है मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो, मैं बोलूँ कि यार अच्छी दाल नहीं है। दूसरे स्टैंडर्ड से मैं चेक करूँ, हो सकता है मैं बोलूँ कि यार इसका ये दाल बहुत अच्छी है, ये यही दाल है, मतलब यही बस खाने वाली दाल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिफरेंट होने से आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है। तो जो फाइनेंशियल, सर फिर स्टैंडर्ड है क्या, सर स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर आप बनाते हैं, सर वो क्या मतलब, सर इसका मतलब ये कि जो IFRS के हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना अपने, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं सर, IFRS की बेस पे बनते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे बनते हैं। यूएस में जाएंगे तो यूएस गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस बेस पे बनेंगे उसी बेस पे आप उसको चेक करेंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आपके IFRS के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, आप इस तरीके से उसको चेक कर रहे होंगे, ठीक है। चीज़ें पढ़ते हैं छोटी छोटी। ऑडिट इज़ एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय ऑडिटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अकाउंट्स को मुझे क्या करना है सर, एग्जामिनेशन करना है। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सर क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं या नहीं बने हुए। सिंपल सी बात है सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, IFRS, IS, US गैप, जितने भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सर उसको हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताता कौन है सर, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉर्मली कंट्रीज़ के अंदर जो लॉ और रेगुलेशंस होती हैं सर वो आपको बता रही होती हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने इधर मेंशन करी हुई, US गैप हो गया, IFRS, IS हो गया। और अगर तो लॉ और रेगुलेशन आपको नहीं बता रहा तो मैनेजमेंट के पास या दोस्त चार्ज एंड गवर्नेंस के पास चॉइस होती है कि वो जो स्टैंडर्ड को वो चूज़ करना चाहती है जो उसके लिए रेलिवेंट है वो उसको एज ए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मान सकती है, ठीक है। अगर तो लॉ और रेगुलेशन साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है। अच्छा जी, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें पता है, बचपन से पढ़े आते हैं, FAR 1 में भी पढ़ा, FAR 2 में भी पढ़ा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर, ऑडिट हमें समझ में आ गया। ऑडिट क्या है, ऑडिट सिंपल सी चीज़ है, एग्जामिनेशन करना अकाउंट्स को, ठीक है, एग्जामिनेशन करना अकाउंट्स को। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। बस सिंपल सी चीज़ देखनी है सर। थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें सर, सिंपल सी क्या देखना है सर, आपको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS 2 कहता है कि भाई इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर, आप ऑडिट करने जाएंगे, आप देखेंगे भाई इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड हुई भी नहीं हुई भी। सर IS 16 कहता है कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो आप जाके देखेंगे भाई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई भी है क्या, सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुई भी है। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप इक्विटी वाली जगह पे सरप्लस में पार करते हैं, आप देखेंगे कि भाई सही क्लासिफिकेशन करी हुई है या नहीं करी हुई, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कहता है कि कंपनी ने वो सारी चीज़ें फॉलो करी हैं या नहीं करी, ठीक है ना। तो ये आपने सिंपल सा ऑडिट करना है, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई जो एक आपका फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में फॉलो होता है, ठीक है। एक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर उसको चेक करेगा क्या ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि यार ऑडिट की सर ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों ऑडिट
कंपनी करवाती है, क्यों कोई ऑडिट करवाता है? देखिए सिंपल सी बात समझें कि अगर आप किसी शॉप पर जाएंगे, किसी बेकरी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, या मैं वहाँ गया था नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो जो रेस्टोरेंट का मैंने नाम बताया, जाल चकिया दी मशहूर दाल, तो लेट्स से मैं वहाँ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम ऑडिट करवा लो, मैं ऑडिटर हूँ, तो ऑडिट करवा लो, तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, तुम्हारी सही है नहीं है, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो वो मुझे क्या बोलेगा मुझे क्या ऑडिट कराने की ज़रूरत है भाई, मैं तो खुद इधर का मालिक हूँ, ठीक है, मैं खुद इसको रन कर रहा हूँ, तो मुझे ऑडिट कराने की ज़रूरत क्या है? मैं तो खुद रन कर रहा हूँ ना, क्या मुझे अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि मैं अपने आप को चेक करवाऊँगा अपने आप से ही कि भाई मेरा ऑडिट कर दो? मैं क्यों चेक करवाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत? तो ऑडिट की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती जो ऑनर्स खुद अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिट की ज़रूरत उनको ज़्यादा नहीं पड़ती जिसमें ऑनर्स खुद अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे सोल प्रोप्राइटर्स हो गए, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई। नॉर्मली ये क्या होता है सर, नॉर्मली वो लोग खुद रन कर रहे होते हैं अपना बिजनेस, ठीक है ना, उनको ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर ऑडिट की ज़रूरत पड़ती किसको है? नॉर्मली कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती है। सर कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती क्यों है? कंपनीज़ के अंदर देखिए मसला ये होता है कि ऑनर्स डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है ना, ऑनर्स डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, और जो आपके जो मैनेज करते हैं कंपनी को, जो मैनेज करते हैं कंपनी को, वो लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मैनेज करने वाले लोग डिफरेंट हैं, ऑनर्स डिफरेंट है। ऑनर्स कंपनी को चला नहीं रहे, चलाने वाले लोग कौन है सर? डिफरेंट है। अब चलाने वाले लोग जब डिफरेंट होंगे तो यार ऑनर्स को टेंशन होगी, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है कंपनी के अंदर? सर पैसा तो ऑनर्स का लगा हुआ है। जब ऑनर्स का पैसा लगा हुआ है तो भाई ऑनर्स को टेंशन होगी ना यार। मैं अगर आप कहीं किसी जगह पे पैसे लगा दो और आप वहाँ कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है ना, उसको मैनेज नहीं कर रहे, तो आपको टेंशन होगी कि यार अगला बंदा कहीं मेरे पैसे खा तो नहीं रहा, अगला बंदा क्या मुझे सही रिपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या जो मुझे क्या ये मुझे बता रहा है कि भाई हमारा रेवेन्यू 100 रुपये का हुआ, क्या वाकई में 100 रुपये का इसने रेवेन्यू जनरेट करा है? ये बता रहा है कि यार 80 का एक्सपेंस हुआ, क्या वाकई में 80 का एक्सपेंस हुआ? हो सकता है 50 का एक्सपेंस हुआ, बड़ा चढ़ा के मुझे बता रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है रेवेन्यू 150 का हुआ हो, ये मुझे 100 का बता रहा हो, ठीक है ना, और ये मुझे मुझे बता रहा हो कि भाई हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जबकि हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, इसने अपनी जेब में डाल दिया हो। तो यार जब आप किसी को पैसे देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम सारा बिजनेस रन करो, तो आपको टेंशन होती है क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना, और आपको सामने वाले पर ट्रस्ट अगर इतना ज़्यादा नहीं होता तो आप टेंशन में होते हैं कि भाई आपको अगर वो जो नंबर्स बता रहा है उसको उसके ऊपर ट्रस्ट लाने के लिए आप क्या करते हैं सर? ऑडिट करवा रहे होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि यार ऑडिट की नीड क्यों पड़ती है? जहाँ ऑनर्स और मैनेज और कंट्रोल करने वाले लोग डिफरेंट लोग होते हैं। सर तो ऑनर्स होते कौन है सर? कंपनी में ऑनर्स कौन होते हैं सर? ऑनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। सर जो मैनेज और कंट्रोल करने वाले लोग कौन होते हैं सर? वो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं कंपनी को, ठीक है। तो एक बात तो सर हमें समझ में आ गई कि यार ऑडिट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब ऑनर्स डिफरेंट होंगे, डायरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। ये बात समझ में आ गई। सर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। सर डायरेक्टर्स का रोल है क्या? थोड़ा सा अगर इसको और हम समझें, डायरेक्टर्स का रोल है क्या? देखें जितना भी पैसा कंपनी में पैसा किनका लगा हुआ है सर? शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। जितने भी पैसा है, एसेट से पैसा भी एक एसेट है, मशीनरीज पड़ी हुई है एसेट है, प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है सर एसेट है। सर तो डायरेक्टर्स कर क्या रहे हैं? डायरेक्टर्स का रोल जो है वो स्टेवर्डशिप का है। सर स्टेवर्डशिप को आसान ज़बान में बताएं सर, चौकीदारी करना, ठीक है ना, चौकीदारी कि भाई एसेट्स की रखवाली करना, ठीक है, देखना कि यार एसेट्स को कोई चोरी तो नहीं करा सर, उसकी केयर करना, ठीक है, एक तरीके से एसेट्स की केयर करना, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्टेवर्डशिप को आसान ज़बान में क्या बोलेंगे सर? चौकीदारी करना, एसेट्स की रखवाली करना। जैसे आपके अगर आप लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट में अगर आप रहते होंगे तो अपार्टमेंट में क्या होता होगा कि भाई एक चौकीदार होता होगा, ठीक है ना, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है, किसी को आने नहीं देता। वो क्यों नहीं आने देता? क्योंकि आपके एसेट्स की वो क्या कर रहा है सर? रखवाली कर रहा है कि आपके एसेट्स चोरी ना हो जाए, अंदर से आपकी बिल्डिंग में से, आपके जो घर है उसमें से कोई चीज़ें चोरी ना हो जाए, तो उसकी रखवाली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डायरेक्टर्स भी क्या कर रहे हैं सर? शेयर होल्डर्स की एसेट्स की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट एक अप्लाई होता है कि भाई डायरेक्टर्स और
जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में एक एजेंसी रिलेशनशिप है। सर वो एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? सर नॉर्मल सी बात है, जब आप कोई घर लेने जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कोई ना कोई ब्रोकर आप अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उस ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं, वो क्या होता है सर? वो एक एजेंट होता है, ठीक है। वो आपको बेस्ट से बेस्ट डील दिखा रहा होता है कि भाई ये देख लो, ये गाड़ी देख लो, ये घर देख लो, तो वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में आपको बेस्ट चीज़ दिखा रहा होता है जो आपके फ़ायदे की है, ठीक है ना। उस पर वो अपना कोई ना कोई कमीशन दे रहा होता है। सिमिलरली इधर भी क्या है कि डायरेक्टर्स कौन है? सर एजेंट है। शेयर होल्डर्स कौन है? सर वो प्रिंसिपल है, ठीक है। डायरेक्टर्स अपनी फीस कैसे लेते हैं? सर वो रेम्यूनरेशन ले रहे होते हैं, अपनी सैलरीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे, उसके ऊपर वो फीस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे वो क्या कर रहे हैं? सर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी रन कर रहे हैं। जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कस्टमर के साथ डीलिंग करना, सप्लायर के साथ डीलिंग करना, सप्लायर से माल खरीदना, कस्टमर को माल सेल करना, वो सारी चीज़ें एक एजेंट कर रहा है, मतलब डायरेक्टर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये बात तो सर समझ में आ गई कि डायरेक्टर्स हैव स्टेवर्डशिप रोल, ठीक है। डायरेक्टर्स लुक एंड मैनेज आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, एजेंसी रिलेशनशिप ऑल्सो अप्लाइज। एजेंट हैज़ लीगल ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। एजेंट इज अकाउंटेबल टू प्रिंसिपल, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स आर एजेंट। तो ये बातें तो हमें समझ में आ गई होगी कि यार एजेंसी रिलेशनशिप कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप एज एजेंट काम कर रहे होते हो तो आप अकाउंटेबल होते हो अपने प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है ना। आप अकाउंटेबल होते हो, उसको जवाबदेह होते हो, ठीक है। आपने जितनी भी डील्स करी हैं एज एन एजेंट, आपने अगर लेट से किसी कस्टमर से डील करी, आपने किसी सप्लायर से डील करी, तो आप उसको सारी चीज़ों की रिपोर्ट दोगे, ठीक है ना, कि भाई मैंने ये डील्स करी हैं, ये हुआ, ये हमारा फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, तो सारी आप उसको रिपोर्ट दोगे। वो रिपोर्ट किस सूरत में आप देते हो? सर वो रिपोर्ट आप देते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में आप रिपोर्ट दे रहे होते हो। शेयर होल्डर्स को आप देते हो, सामने रखते हो कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ, ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो, उसने पैसा लगाया कंपनी पे, तो जाहिर है आपको एज अ प्रिंसिपल को अपने बताना तो होगा ना कि भाई ये मैंने डील्स करी, ये चीज़ें करी, ये प्रॉफिट हुआ, ये हमारे एसेट्स पड़े हुए, ये लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई, तो वो सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर कि पहली चीज़ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, दोबारा एक दफ़ा हम देखते हैं। सर ऑडिट होता क्या है, ठीक है, हमने पढ़ा क्या ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे देखेंगे सर? कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एग्जांपल हमने पढ़ी, यूएस गैप हो गया, आईएफआरएस हो गया, तो ये सारे क्या है सर? ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। तो ऑडिट तो हमें समझ में आ गया। ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है सर? ऑडिट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जहाँ शेयर होल्डर्स, जहाँ ऑनर्स और मैनेज करने वाले लोग डिफरेंट होंगे, ठीक है, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इधर हमारे कॉन्सेप्ट थे स्टेवर्डशिप के, एजेंसी के और अकाउंटेबिलिटी के, वो हमने सारे पढ़ लिए। स्टेवर्डशिप क्या होता है सर? चौकीदारी करना। एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? जैसे कि मैं ब्रोकर को हायर करता हूँ, वो एक एजेंट होता है, इसी तरीके से डायरेक्टर भी एज एन एजेंट काम कर रहा है कंपनी में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अकाउंटेबल जाहिर है, अगर एजेंट काम करेगा तो वो अकाउंटेबल भी होगा, वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट दे रहा होगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई सर। तो डायरेक्टर्स क्या रहे हैं सर? डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किसको देते हैं सर? वो शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं। तो शेयर होल्डर्स बोलते हैं यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भाई जो तुम बता रहे हो, जो तुम प्रॉफिट बता रहे हो, लेट से 100 रुपये का प्रॉफिट बता रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कोई इंडिपेंडेंट बंदा, कोई डिफरेंट बंदा वो इस अकाउंट्स का क्या करे सर? ऑडिट करे, उसको चेक करे, बताए कि जो 100 रुपये तुम मुझे बता रहे हो क्या सही है नहीं है, जो तुम मुझे एक्सपेंस बता रहे हो 80 रुपये का वो सही है या नहीं है, जो तुम मुझे प्रॉफिट बता रहे हो 20 रुपये का क्या वो सही है या नहीं है, तुम मुझे बता रहे हो कि हमारे पास 200 के एसेट्स पड़े हुए हैं, क्या ये वाकई में 200 के एसेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तुम बता रहे हो कि 150 की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या वाकई में 150 की लाइबिलिटीज़ है या नहीं है। तो वो चीज़ें चेक कौन करता है सर? ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक कर रहा होता है, उसका ऑडिट करता है, उसकी एग्जामिनेशन करता है। और कैसे करता है सर? एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, क्राइटेरिया को सामने रखते हुए चेक करता है कि एफएस सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ठीक है ना।
तो इससे क्या हो जाता है सर, एड्स क्रेडिबिलिटी आ जाती है, शेयर होल्डर्स इत्मीनान हो जाता है। जब रिपोर्ट सामने आ जाती है ऑडिट की तो शेयर होल्डर्स बोलता है हाँ यार तुम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, ठीक है ना, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बस अल्टीमेटली ऑडिट कराया क्यों जाता है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एफएस के ऊपर कि भाई जो एफएस मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को दिए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, इतनी सी बात है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। सर ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स हैं क्या? सर ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स क्या है? पहली चीज़ तो ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जब भी तो वो क्रेडिबिलिटी ऐड करेगा ना। सर अगर तो मैनेजमेंट का कोई रिश्तेदार, अगर तो मैनेजमेंट का लेट्स से एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ए है, ठीक है, डायरेक्टर ए का भाई अगर इसी का भाई अगर ऑडिट करने आ जाता है इस कंपनी का, तो वो तो अपने डायरेक्टर वाली बात ही बोलेगा ना, जो डायरेक्टर ने बोला ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर का, ठीक है। कोई ऐसा बंदा हो जो डायरेक्टर्स की इन्फ्लुएंस में ना हो, ठीक है ना, मैनेजमेंट की इन्फ्लुएंस में ना हो, थर्ड पार्टी हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऑडिट जब हम कराते हैं तो बिग फोर को दे रहे होते हैं, पीडब्ल्यूसी को दे दिया, इसको दे दिया, तो उसमें हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी कोई रिलेशनशिप है किसी क्लाइंट पर। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स में, ठीक है। आगे ये सारी बातें हम कर रहे होंगे, ठीक है। सीधी तरह हमें इतना याद रखना है कि यार ऑडिट रिपोर्ट का फीचर्स क्या है, इंडिपेंडेंट होना इंपॉर्टेंट है ऑडिटर का, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, रिपोर्ट के अंदर हम जो वर्डिंग यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेजेंट फेयरली, या हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। गारंटी नहीं दे रहा। क्यों गारंटी नहीं देता सर? गारंटी इसलिए कभी नहीं देता मैं क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस है। सर लिमिटेशंस क्या है ऑडिट की? सर लिमिटेशंस ये हैं कि यार समझे आप लिमिटेशंस को। देखिए पहली चीज़ जितना भी मैं ऑडिट करता हूँ वो सैंपल बेसिस पे करता हूँ, 100% टेस्टिंग नहीं करता। सर उसका क्या रीज़न है? 100% टेस्टिंग हम क्यों नहीं करते? सर 100% टेस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास कॉस्ट भी रीज़नेबल रखनी होती है और हमें टाइम भी रीज़नेबल रखना होता है। ज़्यादा टाइम भी हम नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते कि यार हम 6 महीने साल तक एक ही क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 महीने तक हमें ऑडिट को ख़त्म करना होता है, ठीक है। एक तो टाइम लिमिटेशन आ गई। दूसरी चीज़ सर कॉस्ट लिमिटेशन। जाहिर है जब अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे, साल लगाएंगे, तो हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगी। सर रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगी तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो कंपनी अल्टीमेटली बोलेगी यार ऑडिट में ही सारा पैसे निकल गए हमारे, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो सारी हमारी इधर एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऑडिट उनके लिए क्या है सर? बर्डन है, एक तरीके से एक एडिशनल बर्डन है, लेकिन करवाना भी ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि यार जो मैनेजमेंट बता रही है सही बता रही है नहीं बता रही, लेकिन उसकी कॉस्ट रीज़नेबल होनी चाहिए कि वो बेयर कर सकें, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि अल्टीमेटली उनका जो कोर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करना, वो अल्टीमेटली वो कोर ऑब्जेक्टिव से वो पीछे हो जाए। एक कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सर या तो बिजनेस कर रहा होगा या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसका कोर ऑब्जेक्टिव होगा कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो अगर मैं ऑडिट ही होता रहेगा तो अल्टीमेटली वो कोर ऑब्जेक्टिव से अपने हट जाएगा, ठीक है ना। तो कोर ऑब्जेक्टिव उसका पूरा होना चाहिए, उसकी कॉस्ट जो है ऑडिट की रीजनेबल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर। दूसरी चीज़ इधर क्या है सर? दूसरी चीज़ जब मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो बहुत सारी जगह पे जजमेंट यूज़ होती है, और जजमेंट को 100% वेरीफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार यूज़फुल लाइफ एक होती है सर, हमने पढ़ी होगी, हमने बचपन में पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, और इसके अलावा FIR 1 भी हमने पढ़ा। तो उसके अंदर एक बात हमने पढ़ी होगी कि एक होती है यूज़फुल लाइफ और एक होती है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है कि 10 साल, लेकिन अगर उसकी यूज़फुल लाइफ अगर मैनेजमेंट कहती है कि हम उसको 5 साल तक यूज़ करेंगे, तो 5 साल यूज़फुल लाइफ पे मैं उसको डेप्रिशिएट करूँगा। अब ये मैनेजमेंट की इंटेंशन है 5 साल, ये बात समझ में आ रही है। 10 साल इकोनॉमिक लाइफ है, 5 साल मैनेजमेंट की इंटेंशन है यूज़ करने की। यूज़फुल लाइफ क्या हुई? 5 साल हुई। डेप्रिसिएशन किस पे होगा? इस पर IS 16 5 साल पे। सर ये 5 साल जो इंटेंशन है
मैनेजमेंट की अपनी नीयत है। सर नीयत को मैं कैसे वेरीफाई करूँगा, उसका दिल निकाल के क्या देखूंगा मैं कि यार 5 साल वाकई में जो सही कह रहा है या नहीं कह रहा, क्या वाकई में 5 साल को यूज़ करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं सर मैं प्रीवियस पैटर्न देख लूँगा, पास्ट हिस्ट्री देख लूँगा, क्या यूज़ करता है नहीं करता, ठीक है ना, ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन उसको मैं 100% चैलेंज नहीं कर सकता कि यार ये 5 साल ही एग्जैक्टली यूज़ करेगा। हो सकता है ज़्यादा यूज़ कर ले, हो सकता है कम यूज़ करे इससे, ठीक है ना। तो इधर जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम फेयर वैल्यू किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं, अक्सर प्रॉपर्टीज़ की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोई लैंड की कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी कभी 100% आप एग्जैक्ट नहीं बोलते कि यार ये इसकी फेयर वैल्यू होगी। हो सकता है कि यार मैं उसको बोलूँ 10 मिलियन की फेयर वैल्यू है, लेकिन वो 15 मिलियन की बाद में बिक जाए, हो सकता है वो 8 मिलियन की बिक जाए। तो शेयर्स एक वाहिद चीज़ है जिसकी आप मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है PSX में, उसकी एग्जैक्ट आप कहते हो हाँ यार ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी कोई डे टू डे नॉट आपकी ट्रेडिंग थोड़ी होती है, तो आपको पता थोड़ी है कि फेयर वैल्यू इसकी क्या है। हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है कम हो, ठीक है ना। वो तो फेयर वैल्यू एक वैल्यूअर होता है जो उसकी रिपोर्ट बनाता है, चेक करता है और उसके हिसाब से एक वैल्यू दे देता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो 100% गारंटी आप कभी भी नहीं दे सकते कि यार ये अकाउंट्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, ठीक है ना। 100% गारंटी नहीं होती, ठीक है। 100% आप किसी चीज़ में भी नहीं देते। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि यार अगर घर पे आपकी अम्मी या कोई आपकी खाना बनाते हैं, ठीक है ना, खाना बनाते तो आप बोलते हैं कि यार मुझे दिल हो रहा है कि यार आज कढ़ाई खाने का, ठीक है, कढ़ाई खानी है मुझे, बेहतरीन कढ़ाई बनाना। अम्मी भी बोलती हैं कि यार बेहतरीन कढ़ाई बनाएंगे, जितनी भी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें अम्मी भी गारंटी कभी नहीं देती कि भाई बेहतरीन बनेगी, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एस्टिमेशन इन्वॉल्व है नमक डालने में। कोई ये नहीं है कि यार बिल्कुल एक्यूरेट उतना ही नमक डलेगा जितना डालना चाहिए, ठीक है ना। कभी ऊपर भी हो जाता है, कभी नीचे भी हो जाता है, कभी मसाले डिफरेंट हो जाते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है ना। कभी भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यार ऑडिट जो होता है वो हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देते हैं, इसमें गारंटी नहीं होती कि यार ये 100% ठीक होगा, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अच्छा जी, मटीरियलिटी। अच्छा, जो हम ओपिनियन देते हैं वो मटीरियलिटी की बेसिस पे देते हैं कि यार मटीरियली इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मटीरियल अमाउंट से मसला नहीं है, ठीक है ना। कोई हो सकता है मटीरियल अमाउंट से कोई मसला हो, लेकिन मटीरियल अमाउंट से मसला नहीं है। इसको अभी हम फिलहाल इस पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग से डिस्कशन है, इसका एक अलग से चैप्टर है और उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। तो इधर सिर्फ हमें याद क्या रखना है कि भाई हमारे फीचर्स क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं, इंडिपेंडेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू और मटीरियलिटी, ठीक है। आगे चलते हैं सर, स्टैच्यूटरी ऑडिट। सर ऑडिट की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में क्या है? सर पाकिस्तान में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है सर, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं सर उनके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पब्लिक कंपनीज़ में पैसा किसका लगा हुआ है सर? पब्लिक का लगा हुआ है, और पब्लिक उसको मैनेज और कंट्रोल नहीं कर रही होती सर। मैनेज और कंट्रोल नहीं कर रही होती तो जाहिर है पब्लिक कंपनीज़ के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि भाई आप स्टैच्यूटरी ऑडिट साल में एक दफ़ा ऑडिट लाजमी करवाओ इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को दो। शेयर होल्डर्स कौन है सर? पब्लिक कंपनी में पब्लिक होगी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी को आप शेयर दो ताकि वो चेक करें कि भाई जो फाइनेंशियल जो आप बता रहे हो वो ठीक बता रहे हो या नहीं बता रहे, ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी पे रिक्वायरमेंट है ऑडिट करने की। सर प्राइवेट कंपनी पे क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है सर। अगर तो आपका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा है, अगर तो आपका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है ऑडिट करवाने की, ठीक है। अगर तो पेड अप कैपिटल आपका 1 मिलियन से कम है, प्राइवेट कंपनी हो, तो उस केस के अंदर आपके पास चॉइस है, वॉलंटरी ऑडिट अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करवाओगे तब भी आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तो आप पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से ज़्यादा आपका पेड अप कैपिटल है तो उस केस में आपने लाजमी आपने स्टैच्यूटरी ऑडिट करवाना होगा, साल में एक दफ़ा ऑडिट करवाना है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा जी, अब कुछ समझ लेते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मैनेजमेंट की और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की। सर दोज चार्ज विद गवर्नेंस क्या होता है ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों की फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं पता। दोज चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं सर डायरेक्टर्स को, ठीक है।
सर मैनेजमेंट में कौन लोग आ जाते हैं? सर मैनेजमेंट में CFO आ जाता है, सर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जा सकता है, सर CEO आ सकता है, सर इसके अलावा सर डिप्टी CEO आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा सर CCO आ सकता है, चीफ कमर्शियल ऑफिसर। तो डिफरेंट मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट है, ठीक है, या ये बात समझ में आ गई। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की? सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर वो फ्रॉड से बचाएं, ठीक है ना। अल्टीमेटली हमने पढ़ा ना कि भाई डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि एसेट की रखवाली करना, शेयर होल्डर्स के एसेट की रखवाली करना, चौकीदारी करना। तो सर अगर कंपनी में फ्रॉड अगर कोई करना चाहता होगा तो उससे बचाएगा कौन? सर डायरेक्टर्स ही बचाएंगे ना शेयर होल्डर्स का पैसा, ठीक है ना, किसी को फ्रॉड नहीं करने देंगे। तो प्रिवेंशन करना, डिटेक्शन करना फ्रॉड की किसकी जिम्मेदारी? सर वो चौकीदार की जिम्मेदारी है, तो चौकीदारी करेगा ना डायरेक्टर्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ऑडिटर्स की जिम्मेदारी है? नहीं 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 नहीं, ऑडिटर्स की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सर मैनेजमेंट की है ना। चौकीदार जो कर रहा है रखवाली, सर वही बताएगा ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरे दिन के अंदर, एक्टिविटी सारी। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अभी हमने पढ़ा था ना, स्टेवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सर वहीं से ये वाली बातें आ रही हैं। सर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सर मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की। सर वही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए, सर उसको एरर से बचाने के लिए या फ्रॉड से बचाने के लिए कंट्रोल्स प्लेस करे जाते हैं। सर कंट्रोल्स की मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो सर कंट्रोल्स क्या होते हैं? सर एरर या फ्रॉड से बचाने के लिए आप कोई कंट्रोल्स प्लेस करते हो। सर क्या मतलब? लेट्स से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है कोई एरर हो गया हो, ठीक है। तो एक कंट्रोल आपने प्लेस करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद प्रिपेयर करने वाला डिफरेंट बंदा होगा और उसको रिव्यू करने वाला डिफरेंट बंदा होगा। मतलब कि कोई रिव्यू करने वाला चार्टर अकाउंटेंट होगा, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या क्या करेगा? सर रिव्यू करेगा, रिव्यू करके देन उसको साइन ऑफ करेगा कि हाँ यार मैंने रिव्यू कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। रिव्यू के दौरान अगर कोई एरर पता चल जाता तो वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर ये क्या है? सर ये कंट्रोल है, ठीक है ना। तो एरर और फ्रॉड से बचाने के लिए, अगर फ्रॉड आपको रिस्क है कि यार हो सकता है एसेट चोरी हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई बंदा घुस जाएगा, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? सर कैमरे लगा देते हैं। सर ये भी क्या है? सर इंटरनल कंट्रोल है कि यार आप बचाने के लिए फ़ौरन पता चल जाएगा कि चोर आ गया है, ठीक है ना। तो वो कंट्रोल्स प्लेस करना सर जिम्मेदारी किसकी? सर मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की। क्योंकि चलाने वाले लोग कौन है? आपने कमांड किसको दी है? सर कमांड दी है डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है एसेट की रखवाली करना, सारे डिसीजन लेना ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वही बचाएंगे, वो बचाने के लिए, एसेट को बचाने के लिए वो सारे स्टेप्स लेंगे जो उनको लेने चाहिए। कंट्रोल्स प्लेस करना, वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर जब आएगा तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो एफएस बनाने से रिलेटेड है। सर एफएस बनाने से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन? सर लेट्स से एफएस में आ रहा है रेवेन्यू। सर रेवेन्यू का एक सेल्स रजिस्टर बनता होगा, तो वो सेल्स रजिस्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब ऑडिटर चेक करेंगे उसको ऑन अ सैम्पल बेसिस कि यार ये वाली ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई वाकई में, तो वो क्या मांगेंगे? सर वो इन्वॉइस मांगेंगे। सर वो क्या मांगेंगे? सर वो GDN मांगेंगे, गुड्स डिलीवरी नोट, ठीक है ना। आगे हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक अभी माइंड मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में ये माइंड मैप एक दफ़ा बन जाएगा ना, हमारी आगे की सारी क्लास यूँ क्विकली निकलेंगी और आप लोगों को क्विकली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो अभी हमें माइंड मैप बनाना है कि यार चीज़ें हैं क्या ऑडिट के अंदर, ऑडिट के अंदर चल क्या रहा है, ऑडिट है क्या पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वो हमें चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो सेल्स रजिस्टर हो गया, इसके अलावा सर एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड आप इन्वॉइसेस हो गई। तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर मांगना चाहता है तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जनरल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन वो ऑडिट के लिए मांगना चाहते हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, कोई सेल्स वाले बंदे से
बात करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई सेल्स कैसे आप लोग करते हो, सर मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट वाले से आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रोक्योर करते हो, क्या आपका प्रोसेस है। तो वो आपको अलाउ करेगा कि यार आप तमाम लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अलाउ करेगा ऑडिटर्स को कि भाई आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हम देंगे, हम आपको तमाम लोगों का एक्सेस देंगे, आप जिससे चाहे आप मिलें, उनसे इंक्वायरी करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम आगे बात करेंगे, फ़िलहाल अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें सिर्फ 4 बातें याद रखनी है कि यार मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ्रॉड से बचाना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स को प्लेस करना एरर और फ्रॉड से बचाने के लिए, और तमाम इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स को प्रोवाइड करना, तमाम लोगों का एक्सेस प्रोवाइड करना जिनकी उनको नीड है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि यार ऑडिट के अंदर दो, एक जो आपका कैफ एड का पर्टिकुलरली जो नाम है वो नाम क्या है सर, ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस। सर ऑडिट का तो हमने समझ लिया, सर ऑडिट होता क्या है, व्हाट इज ऑडिट, वाई इट इज़ नीडेड, ये तो चीज़ें समझ में आ गई। सर ऑडिट क्या होता है, सर एग्जामिनेशन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना कि भाई क्या ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए या नहीं बने हुए। सर ऑडिट की नीड क्यों पड़ती है, जहाँ शेयर होल्डर्स डिफरेंट होते हैं, जहाँ ओनर्स डिफरेंट होते हैं और मैनेज करने वाले लोग डिफरेंट होते हैं, वहाँ हमें नीड पड़ती है। ये मेन हमारा अभी तक का जो क्रक्स हमने समझा है ऑडिट का, वो ये चीज़ है, ठीक है। सर एश्योरेंस क्या है, सर एश्योरेंस है एक कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल की, यार अगर मैं ऑडिट करके मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, एक ओपिनियन दे रहा हूँ, तो कितने श्योरिटी के साथ मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ओपिनियन दे रहा हूँ, उस रिपोर्ट में ट्रस्ट लेवल कितना ज़्यादा होगा कि शेयर होल्डर्स पढ़ के बोले कि हाँ यार तुम्हारी बात में वजन है, तुम जो कह रहे हो हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो हाँ यार ठीक बात कह रहे हो तुम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, उसको यकीन है तुम्हारी बात पे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको कहते हैं सर एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस का वर्ड का मतलब क्या है सर, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस देना किसी को। अच्छा, अब एश्योरेंस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सर एश्योरेंस की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं कि सर एक होती है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक होती है लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप किसी का ऑडिट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ओपिनियन देंगे, उतना ज़्यादा एश्योरेंस के साथ देंगे, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा ऑडिट करेंगे, जितना डिटेल में आप ऑडिट करेंगे, तो मतलब कि सर आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे, क्योंकि आपको एविडेंस भी ज़्यादा मिले होंगे, ठीक है। आप कम ऑडिट करेंगे, कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, तो सर आपको एविडेंसेस भी कम मिलेंगे अपने ओपिनियन को प्रूफ करने के लिए, और आप हल्का ओपिनियन देंगे, बोलेंगे हाँ यार ठीक है बस। सर थोड़ा सा एग्जांपल से समझ नहीं आ रहा। सर नॉर्मली अगर आप शादी वगैरह करने जाते हैं तो आपकी इंक्वायरी होती है, ठीक है ना, लड़की वाले इंक्वायरी करवाते हैं या लड़के वाले लड़की की इंक्वायरी करवाते हैं, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सर इंक्वायरी जब करवाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो डिफरेंट रिश्तेदार होते हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं, आप उनमें बोलते हैं यार ये लड़का कैसा है, ठीक है। अगर वो कहीं जॉब में है तो जॉब वालों से आप पूछते हैं कि यार उसके कोलीग से पूछते हैं कि वो लड़का कैसा है, ठीक है। किसी ना किसी से आप पूछते हैं, उसकी तहकीकात करवाते हैं, आप देखते हैं कि यार बंदा रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक या दो बंदों से पूछोगे और एक दो बंदों आपको ओपिनियन बता देंगे, तो आप बोलोगे हाँ यार ठीक है, मैंने एक दो बंदों से पूछ लिया, आप इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे, ठीक है। या फिर लेट से अगर मेरे से किसी ने पूछा कि यार ये बंदा कैसा है, ठीक है, मेरा उसके साथ इतना ज़्यादा करीब का मामला नहीं है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ मैं उसके, बस देखता हूँ दूर दूर से देखता हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन क्या दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा हाँ यार जितना अभी तक मैंने इसको देखा है उसके हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है, तो मैं क्या दे रहा हूँ, पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक देखा है ना उसके हिसाब से तो फ़िलहाल मुझे ठीक लगता है, ठीक है ना। पहले ही मैंने क्या कर दिया, डिस्क्लेमर दे दिया, मैंने बता दिया कि भाई मैं इसके ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि यार ये क्या क्या चीज़ें करता है, लेकिन हाँ फ़िलहाल मुझे देखने में तो सही लग रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, मेरा बडी है कोई बंदा, कोई फ्रेंड है करीब का, और उसके बारे में कोई मेरे से पूछता है तो मैं यार फ़ौरन बता दूंगा कि यार ये बंदा ये चीज़ें करता है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके बारे में सारी चीज़ें पता, और मैं कॉन्फिडेंटली बताऊंगा। मेरा होगा कि हाँ यार, अगर वो बंदा सही होगा तो मैं बताऊंगा कि यार ये बंदा सही है, ठीक है ना। जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं बोलूँगा ये बंदा क्या है सर, ये बंदा प्रेजेंट फेयरली, ठीक है ना। तो उस बंदे के बारे में मैं ओपिनियन कॉन्फिडेंटली दे सकूंगा, क्योंकि उसके मैं क्लोज हूँ, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा पता है, उसके साथ मेरा उठना बैठना है। जिस बंदे के मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ तो उस बंदे के दूर से मैं बोलूँगा हाँ यार ठीक है, ठीक ही लगता है, ठीक है ना। तो एश्योरेंस क्या है सर? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर? आप जब ओपिनियन देते हैं ऑन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ओपिनियन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्या है सर? एश्योरेंस, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंस आप दे रहे हैं ओपिनियन देके, कि बता रहे हैं कि यार ये बंदा ट्रू एंड फेयर व्यू है, ठीक बंदा है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा एविडेंस होगा, उतना ज़्यादा ओपिनियन आपका, एश्योरेंस लेवल आपका ज़्यादा होगा। कम काम करेंगे, कम एविडेंस होगा, एश्योरेंस लेवल क्या होगा सर? कम होगा। सर नॉर्मली ऑडिट के अंदर हम क्या ओपिनियन, अपना एश्योरेंस क्या देते हैं सर? ऑडिट के अंदर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे होते हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं ऑडिट के अंदर, ठीक है। एक होता है रिव्यू, ठीक है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा, अभी हम रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम सिर्फ एक माइंड मैपिंग कर रहे हैं ओवरऑल पूरे कोर्स की, ठीक है। एक होता है रिव्यू, ठीक है, उसमें हम देते हैं सर लिमिटेड एश्योरेंस, क्योंकि उसमें कम काम करते हैं, उसमें ज़्यादा एविडेंसेस नहीं लेते, कम काम करते हैं, कम एविडेंस होता है, उसमें हमारी वर्डिंग भी डिफरेंट होती है। एक में हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें बोलते हैं, ठीक है। और इधर बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस में, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है ना। इधर मैं पहले से बता रहा हूँ कि भाई मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं जिससे मैं कह सकूँ कि भाई इधर कोई मसला है, ठीक है ना। नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है। तो मैं इधर पहले से बता रहा हूँ कि भाई मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें मैं ये बात आपको कहूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है। मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है अभी तक, ठीक है। और उसमें मैं कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव फॉर्म में बात कर रहा हूँ। और इधर क्या बात कर रहा हूँ? नेगेटिव फॉर्म में। पहले से डिस्क्लेमर दे दिया, मेरे सामने कोई अभी तक बात नहीं आई, ये बंदा मेरे सामने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यार फिर ये मैं कहूँ कि यार ये बंदा सही नहीं है। सही है, फिलहाल तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन किसी को मैं जानता हूँ तो मैं वहाँ क्या कहता हूँ कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझने की इधर है कि टाइप ऑफ एश्योरेंस हमने बात करी, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस क्या, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है सर? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि यार रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस मैंने आप लोगों को उसकी वर्डिंग भी बता दी, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रिव्यू का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस is not an absolute level of assurance, it is a high level of assurance but not an absolute level of assurance। सर क्यों? अभी हमने प्रीवियस डिस्कस करा कि यार एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होती है कि 100%, जिसमें मैं कहूँ कि यार बिल्कुल ठीक है ना। तो वो तो मैं कर ही नहीं सकता ना, मैंने अभी बताया जजमेंट इन्वॉल्व है, ऑडिट की बहुत सारी लिमिटेशन है। सर लिमिटेशंस क्या हैं? सर लिमिटेशन है जजमेंट इन्वॉल्व है, सर एस्टिमेशन इन्वॉल्व है अकाउंट्स बनाने में, सर टाइम मेरा कम है, टाइम की लिमिटेशन है, कॉस्ट की लिमिटेशन है, ठीक है। और जितना भी मैं जो काम कर रहा हूँ सर सारा सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। इधर फ्रॉड के रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऑडिट की लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकता। सिमिलरली जब कुकिंग आप लोग करते हैं, आपकी जो अम्मी हैं वो कुकिंग करती हैं, तो वो कभी भी आपको एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकती कि खाना बेहतरीन बनेगा, 100% ठीक बनेगा। हो सकता है कभी टेस्ट ऊपर हो जाए, कभी टेस्ट नीचे हो जाए, कभी भी सेम लेवल ऑफ एश्योरेंस वो नहीं दे सकती, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कभी हमने देखा होगा कि यार आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी अभी रिसेंटली मैं कराची से इस्लामाबाद गया, तो यार इस्लामाबाद वालों ने बोला, जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था तो उन्होंने बोला कि यार आपकी जो फ़्लाइट है वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक एक्सपेक्टेड टाइम बताया, वो भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं था, ठीक है ना, कि भाई 2 घंटे में एग्जैक्टली पहुँचेगी, ठीक है।
वो 15 मिनट पहले पहुंच गई, हो सकता था 15 मिनट बाद पहुंचती, तो वो एक एक्सपेक्टेड टाइम हर कोई बताता है, ठीक है। 100% कभी भी आप नहीं बता सकते, इधर मैथमेटिक्स नहीं है कि 1+1 2 ही होगा, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, इधर एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, इधर जजमेंट इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब ओपिनियन ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होती है बहुत सारी चीज़ों में, आगे हम चीज़ें देखेंगे। तो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं होती। सर एक बात तो हमें समझ में आ गई कि एश्योरेंस होता क्या है, एश्योरेंस एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो कि ओपिनियन की फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, एश्योरेंस की दो तरह की टाइप्स हैं, एक है रीजनेबल एश्योरेंस, एक है लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है सर, आपकी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है सर, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सर क्यों सर, क्योंकि ऑडिट की लिमिटेशंस हैं। ऑडिट की लिमिटेशंस क्या है सर, जजमेंट इन्वॉल्व होती है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है सर, सैम्पलिंग हम करते हैं, टाइम की लिमिटेशन है सर, कॉस्ट की लिमिटेशन है सर, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते। और नॉर्मली नेचर में भी हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस देना नियरली टू इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि मैंने आपको फ्लाइट वाली एग्जांपल बताई, कुकिंग वाली एग्जांपल बताई, तो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नॉर्मली आप एड्स देखते होंगे अपने, अक्सर कॉलगेट का और इस टाइप का कि जरासीन मारने का, डिटोल का ऐड देखते हैं, तो उसमें भी वो 99.99% देता है, ठीक है ना, 0.01% वो भी छोड़ देता है, ठीक है ना, वो भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही कि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस देना नियरली टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस हम नहीं दे रहे होते, ठीक है। इसकी जो फॉर्म होती है रीजनेबल एश्योरेंस की, वो पॉजिटिव फॉर्म होती है। पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर आप बोल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस में क्या बात करते हो, नथिंग हैज़ कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज द ऑडिटर टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी फॉर्म क्या है सर, नेगेटिव फॉर्म है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर, ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, ये बात नोटिंग भी करते रहें साथ साथ मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हमने लिखी हुई, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस इज नॉट गिवन बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट सच एज जजमेंट, एस्टिमेशन, सैम्पलिंग, सब चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इधर मेंशन है, हर चीज़ लिखी हुई है, ये वाली स्लाइड्स भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी, तो ईजीली आप लोग रिवीजन भी कर सकोगे। लेकिन जो जो चीज़ें मैं एडिशनल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, उसको आप कहीं भी नोट डाउन करते रहें अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट चीज़ में आ जाते हैं हम सर, 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट सर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट, ये आपके पूरे ऑडिट का मैं कहता हूँ क्रक्स है, ठीक है ना, पूरे ऑडिट का। ये अच्छे से आपने समझ लिया, ये अच्छे से आपने समझ लिया कि यार ऑडिट बेसिकली एश्योरेंस इंगेजमेंट जो है ये है क्या, ठीक है ना, इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो आपने समझना है। देखिए सबसे पहले इसमें 5 चीज़ें हैं सर, 5 चीज़ें क्या हैं सर, एक तो है 3 पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है सर, सब्जेक्ट मैटर सर। तीसरी चीज़ क्या है, सूटेबल क्राइटेरिया। चौथी चीज़ एविडेंस, और लास्ट चीज़ है एश्योरेंस रिपोर्ट। सर पहले तो जब इंगेजमेंट करते हैं सर, इंगेजमेंट ये वाली इंगेजमेंट नहीं है कि जो आप शादी से पहले इंगेजमेंट करते हैं, ये वाली इंगेजमेंट नहीं है, ठीक है ना। इधर इंगेजमेंट का मतलब एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट करना, एक ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, वो एश्योरेंस इंगेजमेंट उसको कह रहा है, ठीक है। ऑडिट करने से पहले एक हम इंगेजमेंट साइन करते हैं, इंगेजमेंट रिपोर्ट होती है सर, उसको हम साइन करते हैं। तो सर जो इंगेजमेंट की मतलब कि आपस में जो मिल रहे हैं, आपस में जो पार्टीज आपस में मिल रही हैं सर, उसको वो कह रहा है, उसका नाम वो दे रहा है इंगेजमेंट, ठीक है, क्योंकि वो इंगेज हो रहे हैं सारे एक साथ, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 पार्टी के रिलेशनशिप्स हैं सर। वो 3 पार्टी के रिलेशनशिप क्या हैं सर, वो 3 पार्टी के रिलेशनशिप ये हैं कि एक तो है प्रैक्टिशनर, ठीक है, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरा है इंटेंडेड यूज़र। सर प्रैक्टिशनर कौन है, प्रैक्टिशनर ऑडिटर है, ठीक है ना, पीडब्ल्यूसी हो गई, केपीएमजी हो गई, आपने कंपनी ने जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट करा है वो प्रैक्टिशनर कहलाएगा, वो ऑडिटर कहलाएगा, ठीक है। केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, जितने भी जो फॉर्म्स हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल बंदा एज अ चार्टर अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, तो सर उसको हम कहते हैं सर प्रैक्टिशनर, ठीक है।
सिंपल सी बात है। सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही डायरेक्टर, चौकीदार, एजेंट, सर वो सारे लोग के वही डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है ना, चौकीदार कहो, डायरेक्टर कहो, या फिर आप मैनेजमेंट कहो, ये सारे लोग क्या हैं सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। अच्छा जी, इंटेंडेड यूज़र कौन है सर? इंटेंडेड यूज़र ऑनर्स, जिनका पैसा लगा हुआ है, कंपनी के अंदर, जिनको इत्मीनान चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है, तो वो उनको टेंशन है, ठीक है ना, ये इंटेंडेड यूज़र हैं। तो मतलब सर रिपोर्ट का यूज़र कौन है? उसको पढ़ने वाला कौन है? यूज़ करने वाला कौन है? सर शेयर होल्डर्स है, क्योंकि वही पढ़ के इत्मीनान सुकून लेगा ना कि यार ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये मैं पढ़ूंगा और हाँ यार इसने ओपिनियन सही दिया है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ना। तो यूज़ करने वाला, तो वो बंदा जब पढ़ेगा तो वो बोलेगा हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। इसी तरीके से तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप है। एक हमारे ऑडिटर्स हैं, दूसरे हमारे सर डायरेक्टर्स हैं, तीसरे हमारे शेयर होल्डर्स हैं। डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, शेयर होल्डर्स ने बोला नहीं भाई नहीं, मैं यकीन नहीं करता तुम्हारी बातों पर, मुझे क्या चाहिए सर? मुझे एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए, ऑडिटर, ठीक है ना, एक ऑडिटर चाहिए, ठीक है। ये कौन है सर? ये हमारा ऑडिटर आ गया, ठीक है सर। ये हमारा कौन था सर? ये हमारा था डायरेक्टर, सर ये हमारे थे शेयर होल्डर्स, ठीक है। डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए शेयर होल्डर्स को, इसने बोला नहीं भाई नहीं, मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं चाहिए। इसने क्या करा? ऑडिटर को बोला, ऑडिटर ने इसको एक ऑडिट रिपोर्ट दी, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट दी। इसने बोला ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। तो 3 पार्टीज़ की इधर इन्वॉल्वमेंट है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको देगी, या उसका ऑडिट करेंगे ऑडिटर्स, देन वो ऑडिट रिपोर्ट इस पर दे रहे होंगे। तो प्रैक्टिशनर का हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल फॉर्म ऑडिट एंड प्रोवाइड एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबल पार्टी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर दैट इज डायरेक्टर्स, इंटेंडेड यूजर फॉर होम प्रैक्टिशनर प्रिपेयर द एश्योरेंस रिपोर्ट दैट इज शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये तो हमें बात समझ में आ गई 3 पार्टी रिलेशनशिप क्या है। सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सर क्या? सब्जेक्ट मैटर। और जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसको किसी ना किसी क्राइटेरिया, किसी ना किसी रूल्स के अगेंस्ट ऑडिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं दाल खाने गया था तो मेरा स्टैंडर्ड क्या था? मेरा स्टैंडर्ड कराची का टेस्ट था, कराची के टेस्ट से मैं उसका कंपैरिजन कर रहा था। तो इसी तरीके से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगा किसी ना किसी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए उसका ऑडिट करूंगा, तो जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क IFRS होगा या आपका US GAAP है, जो भी वॉट एवर है, कहीं का भी आप ऑडिट कर रहे हैं, तो जो भी आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उसको सामने रखते हुए आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो सूटेबल क्राइटेरिया क्या है आपका? IFRS या IAS, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर आपकी क्या होगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एविडेंस, जब आप ऑडिट करेंगे तो आप एविडेंस लेंगे। सर वो एविडेंस क्या होता है? सर वो एविडेंस ये होता है कि जब आप रेवेन्यू का ऑडिट कर रहे हैं और आपके पास 10 ट्रांजैक्शन है सामने, 10 ट्रांजैक्शंस को आपने वेरीफाई करना है, तो आप 10 ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे सर? 10 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे मुझे इसकी इनवॉइसेस दो, मुझे इसकी GDN दो, गुड्स डिलीवरी नोट, इसके जो एग्रीमेंट्स है कस्टमर के साथ सर वो मुझे प्रोवाइड करो, जितनी जो कम्युनिकेशन हुई, आपकी नेगोशिएशन हुई सर वो मुझे प्रोवाइड करो। वो सारा डेटा जब मैं लूँगा तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा, हाँ यार जो 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं ये वाकई में 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं, अकर हुई है, इन्होंने फेक रिकॉर्डिंग नहीं करी रेवेन्यू की। इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो मैं इन्वॉइसेस लूँगा, चेक करूँगा क्या सही अमाउंट से इन्होंने रिकॉर्ड करी, 100 की अमाउंट 100 से ही रिकॉर्ड करी है या नहीं करी। ऐसा तो नहीं 100 की इन्वॉइस आ रही है इन्होंने 150 से रिकॉर्ड कर दी है, तो ये चीज़ भी मैं चेक कर रहा हूँगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं ले रहा हूँ ये क्या है सर? एविडेंस है।
इनवॉइस ली, ये सारी चीज़ें ली, चेक कर लिया मैंने, हाँ यार सब चीज़ें सही रिकॉर्ड हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या है सर, एविडेंस पड़ा हुआ है। जब सब चीज़ें सही होंगी तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे, इन सब एविडेंसेस की बेसिस पे मैं क्या दे रहा हूँ सर, ओपिनियन दे रहा हूँगा। सर ओपिनियन किस में दूंगा सर, वो रिपोर्ट में दे रहा हूँगा, रिपोर्ट के अंदर अपना ओपिनियन बताऊँगा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, अगर नहीं सही होंगी तो मना कर दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि यार हमने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ों को हमने कवर करा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने ये समझा कि यार ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज़ ऑडिट, वाई ऑडिट इज़ नीडेड, ठीक है, व्हाट इज़ एश्योरेंस, हमने ये समझा, ठीक है, एश्योरेंस की लेवल ऑफ एश्योरेंस हमने समझा कि यार कि कितने टाइप्स होते हैं एश्योरेंस के, और हमने ये समझा कि 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि यार ऑडिट क्या है सर। ऑडिट सिंपल सी चीज़ है, एग्जामिनेशन करना अकाउंट्स को, किसके तहत सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका क्या होता है सर, यूएस गैप या फिर IFRS, इस टाइप की एग्जाम्पल्स हैं। जो भी कंट्री में जो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। ऑडिट की नीड क्यों पड़ती है सर, ऑडिट की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि ऑनर्स और मैनेज करने वाले लोग डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ नीड पड़ती है, शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स को नीड पड़ती है, ठीक है। फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपस में, शेयर होल्डर्स का और डायरेक्टर्स के कुछ आपस में रिलेशनशिप है सर। एक तो स्टेवर्डशिप वाला रोल है जिसको हमने चौकीदार का नाम दिया, जिसको एसेट्स की रखवाली करना, ठीक है। एक एजेंसी रिलेशनशिप है कि क्योंकि जो डायरेक्टर्स है वो एज एन एजेंट काम कर रहा है और जो शेयर होल्डर्स है वो प्रिंसिपल एज अ काम कर रहे हैं। जब आप एज अ एजेंट किसी के लिए काम करते हो तो आप अकाउंटेबल होते हो उसको सारी रिपोर्ट देने के लिए। तो वो रिपोर्ट किस फॉर्म में आप देते हैं, डायरेक्टर्स किस फॉर्म में देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं कि यार बिजनेस के ये रेवेन्यूज है, ये एक्सपेंसेस है, ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज है, वो पूरी रिपोर्ट बना के दे रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर हमने कुछ बातें करी कि फीचर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। फीचर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में मेन चीज़ जो ऑडिट की क्या है सर, वो इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कोई भाई होगा, कोई मामू चाचा होगा, तो वो फिर रिलायंस बनेगी नहीं, शेयर होल्डर्स को यकीन नहीं आएगा कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है तो इसका अपना बनता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप ट्रू एंड फेयर व्यू आप अपने ओपिनियन में देते हो। इसमें मैंने एक बात बताई कि यार आप गारंटी नहीं देते, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देते, जो कि हमने आगे भी पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने मटीरियलिटी बोला, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैच्यूटरी ऑडिट का मैंने बताया कि पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा पेडअप कैपिटल है सर, उनके लिए रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में कि उनको ऑडिट करवाना लाजमी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि यार मैनेजमेंट की दो चार्ज गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। हमने देखा कि यार डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, उसमें एरर्स और फ्रॉड अगर हो रहे हैं तो कंट्रोल्स को प्लेस करना। ऑडिटर्स आएंगे तो ऑडिटर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और एक्सेस देना जितने भी लोगों का। एश्योरेंस हमने पढ़ा, एश्योरेंस इज अ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, उसको ओपिनियन की फॉर्म में आप दे रहे होते हैं, ठीक है। एश्योरेंस कहाँ से आते हैं, जब आप ऑडिट करेंगे, एविडेंस लेंगे तो आप एश्योरेंस दे सकेंगे, किसी के बारे में कोई ओपिनियन दे सकेंगे। एश्योरेंस की 2 टाइप है, लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। एक होता है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस जो कि आप नहीं देते, जो कि नियरली टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। व्हाई यू डू नॉट गिव एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या, एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, सैम्पलिंग बेसिस पे हम काम करते हैं क्योंकि कॉस्ट की लिमिटेशन होती है, रीजनेबल टाइम की लिमिटेशन होती है, ठीक है। फिर हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट पढ़े। हमने पढ़ा 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर आपकी इंटेंडेड यूज़र जो कि शेयर होल्डर्स हैं, और जिसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है जो कि डायरेक्टर्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, जो आपके ऑडिट प्रैक्टिशनर होता है वो उसका ऑडिट करता है और वो रिपोर्ट देता है किनको सर, इंटेंडेड यूज़र को रिपोर्ट दे रहा होता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जिसका आप ऑडिट करते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्राइटेरिया क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके अगेंस्ट आप सब्जेक्ट मैटर को टेस्ट करते हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सुटेबल क्राइटेरिया, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। IFRS इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एविडेंस मतलब जो भी आप ऑडिट करेंगे, आप जिससे ऑडिट करके जो एविडेंस लेंगे,
मतलब इन्वॉइसेस लेना, GDL लेना, जितनी भी चीज़ें आप ले रहे हैं वो आपके एविडेंस है, उससे पता चलेगा कि यार आपने जो चीज़ें वेरीफाई करी वो सही है या नहीं है, फिर आपको कॉन्फिडेंसली आप उसके ऊपर ओपिनियन दे सकेंगे। ओपिनियन को किस में देते हैं सर? रिपोर्ट के अंदर लिख कर देते हैं, तो वो अश्योरेंस रिपोर्ट आप कहते हैं, उसमें ओपिनियन लिख कर देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा ऑडिट पढ़ने में, और इंशाल्लाह आगे की क्लास हम लेंगे तो उसमें और ज़्यादा हम इंजॉय करेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ही मतलब कि ऑडिट में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना मुश्किल नहीं लेना हमें, ठीक है ना। ऑडिट नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल लेना है, इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, स्लाइड्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी हुई हैं, आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, IK की बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह फर्दर मैं काम कर रहा हूँ एक ऑडिट मिनी बनाने पे, जिसमें हम जितने भी चार्ट्स होंगे उसको 1 पेज में सारे चैप्टर्स को कवर कर लें, ताकि एट द एंड ऑफ द सिलेबस जब हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग इजीली अपने कोर्स को रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह इसमें भी काम करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह वो हम सारी करेंगे। उस वर्कबुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।